हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम विश्व इतिहास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है फ्रांसीसी क्रांति। इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने विश्व इतिहास के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन करके वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ उसके सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति किस लिए हुई है, तो फ्रांस में आज़ादी के लिए फ्रांस की क्रांति हुई है। और फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16 का शासन चल रहा था। नेक्स्ट, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसने कही? देखिए, जो नारे होते हैं या किसी के द्वारा कहे गए वाक्य हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। अगर ट्रेंडिंग देखा जाए तो यही चल रहा है एग्जाम में कि नारों के बारे में या फिर किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। वॉल्टेयर कौन है, तो वॉल्टेयर फ्रांस के लेखक और दार्शनिक थे। ठीक है, कौन थे ये? फ्रांस के लेखक और दार्शनिक। एक जगह पूछा गया था कि वॉल्टेयर का संबंध कौन सी कंट्री से है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस से है, क्योंकि ये फ्रांस के लेखक और दार्शनिक थे और इन्होंने ही कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। नेक्स्ट, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसने लिखी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, वॉल्टेयर के द्वारा ही लिखी गई है लेटर्स ऑन इंग्लिश। देखिए, वॉल्टेयर जब इंग्लैंड गए थे, मतलब जो इनका इंग्लैंड का एक्सपीरियंस है 1726 से लेकर 1729 तक, जब ये इंग्लैंड में रहे हैं तो इंग्लैंड के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है इन्होंने लेटर्स ऑन इंग्लिश में। ये जो है ये कब पब्लिश हुआ है, तो 1733 में ये पब्लिश हुआ है। अगर आपसे पब्लिशिंग डेट पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा? 1733 में ये पब्लिश हुआ है और इसमें इंग्लैंड का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वॉल्टेयर ने। साथ ही साथ जो फ्रेंच गवर्नमेंट सिस्टम है उस पर भी अटैक किया है वॉल्टेयर ने इस बुक के माध्यम से। तो आपको याद रखना है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्टेयर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, कानून की आत्मा की रचना किसने की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कानून की आत्मा है इसे कहा गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इसी को हमने हिंदी में क्या कह दिया है? कानून की आत्मा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है और आपसे कानून की आत्मा से भी पूछा जा सकता है। ये किसके द्वारा लिखित रचना है? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कब पब्लिश हुई है, तो 1748 में। ये एक निबंध या ऐसे के रूप में था और ये 1748 में पब्लिश हुआ है और इसमें मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी रचना है जिसमें शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाता है? कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन्होंने बताया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये सब कैसे अलग अलग होनी चाहिए, इस बारे में मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया है। नेक्स्ट, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा
सी लुई 16। देखिए जो लुई 16 था वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक राजा था। 1789 में किसका शासन था मैंने आपको बताया, तो लुई 16 का ही शासन चल रहा था उस टाइम पे। और ये कैसा था, बहुत ही निरंकुश या ऑटोक्रेटिक था ये, साथ ही साथ में बहुत करप्टेड था। इसको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था और किसी से इसको कोई मतलब नहीं। ये अपनी प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी इसने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। और ये प्रजा को बहुत ज़्यादा फोर्स करता था अपने कानूनों को मानने के लिए। तो एक भ्रष्टाचारी राजा था, इसी के द्वारा ये शब्द कहे जा सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी लुई 16। नेक्स्ट, यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, ये कथन किसका है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी, रोबेस्पियर के द्वारा कहा गया है यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। देखिए रोबेस्पियर कौन है, तो जो स्टेट जनरल थी और फ्रांस की जो संविधान सभा थी और जैकोबिन क्लब, इसके सदस्य थे रोबेस्पियर और उन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई है। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, लिब्रे क्या था, लिब्रे क्या था। देखिए दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइए, मैं सारे कमेंट देखूंगी कि किसने कमेंट किया है। जिसको जितने ज़्यादा आंसर आते हैं उसकी तैयारी उतनी बेहतर है, तो इसलिए आप साथ साथ कमेंट ज़रूर करते जाइए। अब लिब्रे क्या था, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। ठीक है, उस टाइम पे फ्रांस की मुद्रा क्या थी, लिब्रे थी, जो 1794 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, और अभी फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रांस में जो करेंसी चलती है तो अभी चलती है यूरो। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। देखिए मैंने आपको बता दिया, सही आंसर हो जाएगा सी, लुई 16 का शासन। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय लुई 16 का शासन चल रहा था। नेक्स्ट है, एस्टेट से क्या अभिप्राय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन एस्टेट कहलाता था। देखिए जो फ्रांस था, फ्रांस में समाज के 3 वर्ग थे। फ्रांस में कैसा सिस्टम था, समाज के 3 वर्ग थे। सबसे पहला था प्रथम एस्टेट। प्रथम एस्टेट में कौन आते थे, तो इसमें आते थे पादरी, जो चर्च के कामकाज करते हैं वो पादरी होते थे, वो प्रथम एस्टेट में आते थे। दूसरे एस्टेट में आते थे कुलीन वर्ग। ठीक है, जो कुलीन वर्ग है वो सेकेंड एस्टेट में आता था। और जो तीसरा एस्टेट है, थर्ड एस्टेट है, उसमें आते थे जो गरीब वर्ग था, जैसे जो फार्मर हुए, लॉयर्स हुए, व्यापारी, कर्मचारी, ये सभी तीसरे एस्टेट में आते थे। नेक्स्ट, द्वितीय एस्टेट में कौन लोग शामिल थे। देखिए अभी बताया मैंने आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, कुलीन वर्ग। जो द्वितीय एस्टेट था उसमें कौन शामिल था, उसमें शामिल थे कुलीन वर्ग। नेक्स्ट, तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन वर्ग शामिल नहीं था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, कुलीन वर्ग। अभी बताया कि कुलीन वर्ग तो दूसरे एस्टेट में था, तो ये तीसरे एस्टेट में तो हो नहीं सकता। तो तीसरे एस्टेट में अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी और किसान शामिल थे, जबकि कुलीन वर्ग शामिल नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट, पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रथम एस्टेट के अंतर्गत कौन आता था, पादरी आते थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, 90%। देखिए ये इस टाइम पे जो किसानों की जनसंख्या कितनी थी, 90% थी। अगर हम भूभाग की बात करें तो 60% भूभाग पर जो कुलीन वर्ग थे, पादरी थे, कुलीन वर्ग, पादरी और अमीर वर्ग, 60% भूभाग इनके पास था। जबकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, 90% जनसंख्या किसानों की थी। और किसानों के हिस्से में सिर्फ 2% भूभाग दिया गया था, और इनमें भी अधिकतर हिस्से में वर्ष भर बर्फ जमी रहती थी। तो इनके हिस्से में सब कुछ ना के बराबर था, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, किसानों की ही थी। नेक्स्ट, इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है ए,
पादरी, ठीक है, जो पादरी थे इन्हें राज्य को दिया जाने वाला कर। देखिए जो प्रथम एस्टेट में आते थे और जो सेकंड एस्टेट में आते थे उन दोनों को ही, मतलब पादरी को और कुलीन वर्ग को कर ना देने की छूट थी, जबकि जो तृतीय वर्ग था उसमें बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान सभी शामिल थे, इन्हें कर देना पड़ता था, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है या डायरेक्ट टैक्स है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, टाइल। जो टाइल था ये राज्य द्वारा डायरेक्ट वसूला या फिर प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति के समय जो कर, प्रत्यक्ष कर था, वो कौन सा था? तो वो था टाइल। नेक्स्ट, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा टाइड। देखिए चर्च क्या करता था? चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर, जो चर्च के पादरी होते थे वो खुद तो कोई टैक्स नहीं देते थे लेकिन टैक्स वसूलते थे, जो कहलाता था टाइड। नेक्स्ट, 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, 2.8 करोड़। ठीक है, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई उस टाइम पे 2.8 करोड़ फ्रांस की जनसंख्या थी, जबकि 1715 की बात करें तो फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, लॉक। जॉन लॉक के द्वारा ये रचना की गई है। देखिए जॉन लॉक के द्वारा ये जो रचना की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसमें इन्होंने जो फ्रांस में देवीय और निरंकुश अधिकार चलते थे उसके सिद्धांतों का बहुत ही तेजी से खंडन किया है। ठीक है, जो निरंकुश शासन चलता था फ्रांस में उसका खंडन किया है अपनी इस रचना में जॉन लॉक ने। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कानून की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेस्क्यू। और ये वही रचना है जिसमें इन्होंने शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया है। नेक्स्ट, एस्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1789 में नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसके नेतृत्व की बात करें तो मिराबेओ और आबे सीए द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर आपको आता है तो साथ साथ कमेंट करते जाइए। सही आंसर है बी, 1791। ठीक है, देखिए 1789 में नेशनल असेंबली गठित की गई और ये जो नेशनल असेंबली थी इसका मेन काम था संविधान तैयार करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान तैयार करने के लिए ही ये असेंबली बिठाई गई थी और इन्होंने संविधान तैयार किया। और संविधान कब तैयार हो गया? 1791 में संविधान बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट, फ्रांस गणराज्य कब बना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1792 में। देखिए 1791 में संविधान बनकर तैयार हो गया और 1792 में फ्रांस को गणराज्य या रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। देखिए 1792 में क्या हुआ था? फ्रांस को रिपब्लिक या गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 1793 में लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। साथ ही साथ 1793 में जो रोबेस्पियर था उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। तो इसके बाद यहाँ पे किसी और का शासन नहीं था सही तरीके से, तो इसीलिए इस टाइम पे किसका शासन स्टार्ट होने लगा? 1804 के टाइम पे नेपोलियन का। ठीक है, और नेपोलियन ही है जिसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर है सी, 1815। ठीक है,
18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई है? तो देखिए नेपोलियन और जो ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेना, ठीक है। एक तरफ नेपोलियन और एक तरफ ये पूरी संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था या ये वाटरलू की लड़ाई हुई थी और इसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। तो आपको याद रखना है वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई थी। 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, रूसो के द्वारा लिखी गई है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत की व्याख्या की है। आपको याद रखना है रूसो के द्वारा जो लिखित बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत की व्याख्या की है। नेक्स्ट, तीसरा एस्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका या पैम्पलेट किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आबे सिए जो नेशनल असेंबली के नेता थे, उन्होंने ही क्या किया था? तीसरा एस्टेट क्या है, इस नाम से एक पैम्पलेट तैयार किया था। नेक्स्ट, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा सी, 25 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है वही सक्रिय नागरिक कहलाते थे। देखिए, वोट देने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष को ही था जो एटलीस्ट 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। ठीक है, तो यही रीजन था कि मतलब ये एक कंडीशन रखी गई थी। इसीलिए अगर सक्रिय नागरिक की बात करें फ्रांस में तो वो 40 लाख थे, जबकि अगर हमने अभी टोटल जनसंख्या देखी है 2.8 करोड़, लेकिन अगर सक्रिय नागरिक पूछा जाए तो सिर्फ 40 लाख लोग ही सक्रिय नागरिक थे। नेक्स्ट, जैकोबिन क्लब क्या था? सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी, छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था जैकोबिन क्लब। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लब के सदस्य थे वो समाज के गरीब वर्ग से आते थे, मजदूर, नौकर, कारीगर, दुकानदार, ये सब जैकोबिन क्लब में शामिल थे। नेक्स्ट, लुई 16 के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, लुई 16 के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगर, मतलब जो जैकोबिन क्लब है उसके नेता ही बन गए थे कौन? रॉबेस्पियर। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, आतंक का राज किसने स्थापित किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबेस्पियर के द्वारा आतंक के राज की स्थापना की गई। देखिए, 1793 से 1794 के बीच का जो समय था फ्रांस में, वो आतंक का राज्य कहलाता था। ठीक है, आतंक का राज। इसने क्या करा था? नियंत्रण और दंड की नीति चलाई थी। किसने किया है? रॉबेस्पियर ने। इन्होंने क्या किया था? नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई थी। इन्होंने मेनली क्या करते थे? ये देखिए, जब भी अगर कोई भी इनकी कार्यशैली से एग्री नहीं करता था तो उसे गिरफ्तार कर देते थे, उसे जेल में डाल देते थे और फिर उसे डायरेक्ट क्रांतिकारी न्यायालय भेजा जाता था, वहां पे मुकदमा चलाया जाता था। अगर वो मुकदमे में दोषी पाया गया तो उसे उसी वक्त गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो ये इनकी नीति थी। आतंक का राज किसने स्टार्ट किया था? रॉबेस्पियर ने। नेक्स्ट, गिलोटिन क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, सिर धड़ से अलग कर देने वाली मशीन। ठीक है, गिलोटिन क्या थी? ये सजा देने के लिए, दंड देने के लिए, जब किसी पे मुकदमा चलाया जाता था और वो दोषी पाया जाता था तो क्या किया जाता था? तो किया जाता था कि उसे गिलोटिन पे चढ़ा देना, मतलब उसके सिर को धड़ से अलग कर देना। और ये जो मशीन है इसका नाम गिलोटिन पड़ा है। इसके जो आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन, उनके नाम पे ही इस मशीन का नाम गिलोटिन पड़ा है। नेक्स्ट, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1794 में। ठीक है, 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। देखिए, क्योंकि रॉबेस्पियर की जो नीतियां थी वो कैसी थी? बहुत ही कठोर नीति इन्होंने चलाई थी। तो इनके जो समर्थक थे वो भी इनके खिलाफ हो गए थे और इनको न्यायालय भेज दिया गया था, जहां इन्हें दोषी पाया गया और बाद में इन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था 1794 में। नेक्स्ट,
फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर हो जाएगा डी, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला है। नेक्स्ट, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1794 में। ठीक है, 1794 में सभी दासों की मुक्ति का कानून पास किया था। किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं? ठीक है, स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, शोमेत के द्वारा ये स्टेटमेंट 1793 में दिया गया था। इनका कहना था, ये पुरुषों से कहते थे कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीति, कर्तव्य ये सब तुम्हारे काम है, और स्त्रियों को ये कहते थे कि अपने गृहस्थ काम को देखो, अपने मातृत्व सुख के दायित्व को उठाओ, ये तुम्हारा काम है, और अगर तुम पुरुष बनने की कोशिश करोगी तो निर्लज्ज हो। ये किसने कहा है? शोमेत ने कहा है। ये स्टेटमेंट है जो 1793 में दिया गया। नेक्स्ट, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। देखिए, फ्रांस में एक किले में जेल थी जो कौन थी? बास्तिल। ठीक है, बास्तिल क्या थी? फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी। तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, लुई 16 किस राजवंश से संबंधित था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बुर्बो राजवंश। ठीक है, अगर आपसे कभी भी लुई 16 का राजवंश पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट, लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1774 में ये आसीन हुआ था फ्रांस की राजगद्दी में। एक बहुत ही निरंकुश और भ्रष्टाचारी शासक था जो 1774 पर फ्रांस की गद्दी में बैठा था। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग में नहीं थे? सही आंसर हो जाएगा सी, सम्राट। देखिए, 3 वर्ग थे। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, व्यवसायी और किसान तीसरे स्टेट में थे, जबकि सम्राट किसी भी स्टेट में नहीं थे। नेक्स्ट, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना ये किसानों से नहीं करवाया जाता था। नेक्स्ट, फ्रांस के किन एस्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? ये मैंने आपको भी बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों को, मतलब जो पादरी हुआ करते थे साथ ही साथ जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे, इन्हें छूट नहीं देने की पूरी की पूरी छूट थी कि इन्हें छूट नहीं देना है, मतलब कर नहीं देना है। ठीक है, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? सही आंसर हो जाएगा बी, जॉन लॉक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा डी, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। ठीक है, ये जो फ्रांस का संविधान था उसमें नहीं थी, मतलब बोलने की आज़ादी भी दी गई थी। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सन 1789 में। फ्रांस की क्रांति के बाद ही कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब के बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो वो भी जैकोबिन क्लब था। नेक्स्ट, किस आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई? तो सही आंसर हो जाएगा ए, राजद्रोह के आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई थी। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे?
सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन लोग थे जो जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है बी, पादरी वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, जैकोबिन का नेता कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, रोबेस्पियर। ठीक है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, यदि रूसो का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं हुई होती। ये कथन किसका है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन के द्वारा ये कहा गया है, यदि रूसो का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति कभी भी नहीं होती। दोस्तों, यहीं पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।